नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। फाइलेरिया यानी हाथी पांव। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में मीडिया की सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश एवं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए मीडिया सहयोगियों के साथ आज लखनऊ में संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश डॉक्टर आरपी सिंह सुमन ने बताया कि 10 फरवरी से प्रदेश के 14 जनपदों के 45 चिन्हित ब्लॉकों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए कार्यक्रम ये अभियान के रूप में शुरू किया जा रहा है। लोगों को फाइलेरिया यानी हाथी पांव रोग से सुरक्षित रखने के लिए शुरू किए जा रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र लाभार्थी फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने ही करें। किसी भी दशा में दवाओं का वितरण नहीं किया जाएगा। मतलब इस अभियान की एक खास विशेषता है कि इसमें दवा बांटी नहीं जाएगी, अपने सामने खिलाई जाएगी। इस रोग से बचने के लिए सबसे खास बात यह है कि यदि सभी लोग 5 साल तक लगातार साल में केवल एक बार फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन करें तो फाइलेरिया रोग से हमेशा के लिए सुरक्षित रहा जा सकता है। आइए देखें क्या कहते हैं एक्सपर्ट और क्या है एक्सपर्ट्स की राय। तो हम कोई इलाज नहीं दे पाते हैं, लेकिन फाइलेरिया ना हो इसके लिए हमको साल में एक बार एक गोली एल्बेंडाजोल की खानी होती है। और उसी के लिए आप लोगों से हमारी यही अनुरोध है, मेरा भी और सभी का, कि आप अपने स्तर से इस तरह का प्रचार प्रसार करें, लोगों को मोटिवेट करें, ताकि सभी पात्र लाभार्थी, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग और संबंधित जितने भी लोग उस क्षेत्र में हैं, क्योंकि हम लोग 14 ब्लॉक के 14 डिस्ट्रिक्ट्स के 45 ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और सभी लाभार्थियों को हमको दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने खिलानी है, किसी को भी घर में लेकर नहीं आनी। इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को खाली पेट नहीं खानी चाहिए। अगर खाली है तो थोड़ी देर के लिए उल्टी सा लग सकता है, नौजिया हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, आप लोग हमको इस प्रोग्राम में शुरू से काफी सहयोग करते आ रहे हैं। अभी मैंने किसी बाइट में भी कहा, ये आप लोगों की उपलब्धि है कि हम किसी भी आदमी को बिना बीमारी के दवाई खिला पा रहे हैं। वरना हमारे देश में प्रथा है कि बीमारी होने के बाद ही लोग डॉक्टर को ढूंढते हैं और दवाई खाते हैं। ठीक है, ये प्रिवेंटिव तौर पे हम दवाई लोगों को समझा पाए, ये सब आप लोगों का प्रयास, आप लोगों का सहयोग है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस बीमारी के बारे में आप लोगों को, कुछ लोग इसमें नए भी होंगे जो शायद पहली बार इस तरह के कवरेज को कर रहे होंगे, तो उनके लिए छोटा सा ब्रीफ मैं बताऊंगा बीमारी के बारे में। ये बीमारी एक तरीके से फाइलेरिया की बीमारी हम लोग कहते हैं। इसको हाथी पांव के नाम से जनता अधिक जानती है, हाथी पांव की बीमारी। ये बीमारी एक पैरासाइट के कारण होती है जो निमेटोड ग्रुप का होता है। निमेटोड ग्रुप के कीड़े, मतलब खास तौर से जो हमारे पेट में इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेस्टेशन करते हैं, जिनको हम पेट के कीड़े कहते हैं, जो खून की कमी पैदा करते हैं, उस तरह के गोल कीड़े होते हैं, गोल कृमि। ठीक है, छोटे बड़े सभी साइज के होते हैं। तो ये बुज़रेरिया ब्रोंकाइफाइटाई नामक का एक पैरासाइट होता है। ठीक है, इसके 2 अन्य भी ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया टिमोरी जो स्पीसीज होती हैं, वो भी फाइलेरिया क्रिएट करती हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में या हमारे प्रदेश में ये बुज़रेरिया ब्रोंकाइफाइटाई सबसे अधिक 90% से 95% केसेस करता है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। इसका जो वर्म होता है 4 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये मच्छर के द्वारा, खास तौर से जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसकी फीमेल होती है, उसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो
पॉजिटिव एजेंट हो गया इसका रोजरेरिया ब्रैंकर्टाई, और इसको फैलाने के लिए मच्छर सेकेंडरी होस्ट होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये दोनों ह्यूमन में और मच्छर में दोनों में डेवलप करता है। अगर ह्यूमन से निकल के मच्छर में नहीं जाएगा तो ये ह्यूमन के अंदर मर जाएगा, मच्छर से निकल के ह्यूमन में नहीं जाएगा तो ये मच्छर के अंदर मर जाएगा। उसकी एक लाइफ टाइम है। इसका एडल्ट फॉर्म जो होता है लगभग एक तरीके से 8 साल के आसपास, 6 से 8 साल तक जिंदा रहता है हमारे शरीर में। इसकी खासियत ये होती है कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होंगे उनके लिए थोड़ा सा नया शब्द होगा। तो हमारा जिस तरीके सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें खून हमारा जिसमें आता जाता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के खून आते जाते हैं, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसी के पैरेलल एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को लिए जिम्मेदार होता है। लिम्फ नोड्स हमारी होती है शरीर में, आपने सबने सुनी गांठें होती हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बीमारी होती है तो गांठ पर्टिकुलर एरिया की गांठ सूज जाती है। टॉन्सिल होते हैं तो यहाँ सूजती है, ठीक है। पैर में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ की गांठ सूजती है। इस तरह को हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। लिम्फ नोड से एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं, सफेद रंग का होता है। ये इन लिम्फेटिक्स में फ्लो करता है, चलता रहता है, और ये हमारी लोकल इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। अब क्या होता है, जब ये एडल्ट फॉर्म हमारे शरीर में होते हैं, ये लिम्फेटिक्स में रहते हैं। लिम्फेटिक्स में रहने के साथ साथ लिम्फेटिक को ये ब्लॉक करते हैं। उनकी संख्या जब बढ़ने लगती है तो ये लिम्फेटिक चैनल को ब्लॉक करते हैं। जिस तरह नाली ब्लॉक हो जाती है तो पानी पीछे की तरफ रुक जाता है, ऐसे ही लिम्फेटिक्स जब ब्लॉक हो जाती हैं तो ये लिम्फ जो है ऊपर की तरफ नहीं फ्लो कर पाता है और नीचे एक डिपेंडेंट पार्ट में इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से सूजन आती है। अब ये जो हमारे पास जो एडल्ट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में है, ये मैंने बताया 8 साल तक जिंदा रहता है करीब, और 10,000 से 50,000 तक माइक्रोफाइलेरिया, जिनको हम बच्चे कहते हैं एक तरीके से, ये पर डे के हिसाब से सीक्रेट करता है, निकालता है। इतनी संख्या ये पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए जिसके अंदर जनरेट हो रहे हैं उसके लिए नुकसानदायक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मच्छरों के इन्फेक्ट करते हैं। मच्छर अगर हमको काटेगा तो ये मच्छर 100% इन्फेक्ट होगा और नई जगह बीमारी पहुंचाएगा। तो हम ट्रांसमिट करते रहते हैं बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। मच्छर में डेवलप हुआ, मच्छर में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है, जिसमें खास तौर से जो हमारे अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया बन रहा है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ये कवरिंग जब तक वो मच्छर के पेट में नहीं जाएगा तब तक ये कवरिंग खत्म नहीं होगी और तब तक वो नए आदमी के लिए इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो ये रिसर्च पर्पस की चीज है। तो ये दोनों में जरूरी है कि दोनों में आदमी में भी डेवलप हो और मच्छर में भी डेवलप हो, तभी ये एक तरीके से बीमारी क्रिएट कर पाता है। अब जहां तक बात आती है इसको कंट्रोल करने की, कंट्रोल भी हम लोग इसको 2 ही स्थानों पे कर सकते हैं, या तो मच्छर के अंदर कंट्रोल कर लें या ह्यूमन के अंदर कंट्रोल कर लें। किसी भी बीमारी को तो उसका पॉजिटिव एजेंट खत्म कर दें या हम उसका जो ट्रांसमिट कर रहा है उसको खत्म कर दें। तो मच्छर को खत्म करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं मेरे अंदाज से सदियों से, हम ही नहीं दुनिया के सभी लोग प्रयासरत, ठीक है। और मच्छर को खत्म करने में हम तरीके से नाकामयाब हैं या बहुत कठिन समझते हैं कि कठिन संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस पे दूसरे जो ह्यूमन के अंदर इसका होस्ट जिंदा है इसको ट्रीट करने को, इसको खत्म करने का एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई। इसकी स्ट्रेटजी भी बड़ी सिंपल है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को जो एक एरिया में रहते हैं उसको हम 5 साल लगातार 5 साल तक ये फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलवाएं तो उस क्षेत्र से इसका ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। उस क्षेत्र या मनुष्य के शरीर से इस तरह के माइक्रोफाइलेरिया और एडल्ट फॉर्म खत्म हो जाती है। तो जब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग की प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि 75 जनपद हैं। 75 जनपदों में से 51 जनपद हमारे फाइलेरिया के लिए प्रभावित थे, कभी थे। उसके बाद जब हम लोगों ने 15-17 से एक तरीके से एमडीए राउंड स्टार्ट किए। एमडीए राउंड तो वैसे 2005 से भी चल रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था, एक ड्रग यूज करते थे, कभी 2 ड्रग यूज करते थे, लेकिन हम लोगों ने 17 से 3 ड्रग यूज की। 17 ही है ना? 17 से ही हम लोग तीनों ड्रग यूज कर रहे हैं। तो 3 ड्रग में यूज करने के लिए एक तरीके से ये कहा जाता है कि अगर 3 ड्रग हम 3 साल भी या 5 साल तक खा लें
किसी क्षेत्र में खिला दें तो 95 से लेकर 98% तक माइक्रोफाइलेरिया उस क्षेत्र से खत्म हो जाते हैं। इस स्ट्रेटजी पे हम लोगों ने काम किया और 51 जनपदों में से आज की डेट में ये मान के चलिए 51 जनपदों को मैं बता दूं, अपने इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से हम लोगों ने 2 ग्रुप में बांट रखा है, 10 फरवरी और 10 अगस्त। 10 फरवरी को हमने 24 जनपद रखे थे, क्लब किए थे एक साथ, जिससे कि बेहतर हम बड़ा प्रदेश होने के कारण बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ, बेहतर मॉनिटरिंग कर पाएँ, लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच पाएँ। ठीक है, इसलिए हमने 10 फरवरी में 24 जनपद रखे थे और 10 अगस्त में 27 जनपद रखे गए थे। तो 10 पिछले अभी हम अगस्त में जो राउंड किया था 27 जनपदों में किया था, 340 ब्लॉक में किया था उसमें। तो धीरे धीरे ये स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि जो हमारे पूरे 51 जनपद के 782 ब्लॉक्स में स्टार्ट किया गया था और आज की डेट में हम ये इस स्टेज पर आ गए हैं कि 10 फरवरी को हम सिर्फ 14 जनपदों के 45 ब्लॉक्स में ये राउंड करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम ये राउंड कैसे तय करते हैं, कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। हम जब भी किसी को एरिया में दवाई खिलाते हैं तो उसके दवाई खिलाने के 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, इसमें 2 क्राइटेरिया है कि 6 महीने बाद जहाँ 2 दवाई खिलाते हैं, MDA करते हैं, मतलब DEC और एल्बेंडाजोल 2 गोली देते हैं, 2 ड्रग देते हैं, वहाँ पर 6 महीने बाद, और जहाँ पर 3 ड्रग खिलाते हैं, एवरमेक्टिन भी देते हैं, वहाँ पर 9 महीने बाद हम इनका सर्वे करते हैं। पब्लिक का सर्वे क्या होता है कि पब्लिक के सर्वे के लिए हम लोग इनके घरों में रात में जाते हैं और वहाँ पर एक नाइट ब्लड स्मीयर बनाते हैं, जैसे मलेरिया में स्लाइडें बनाते हैं उसी तरीके से स्लाइड बनाई जाती है रात में जाकर। रात में भी 8 बजे के बाद की बात होती है, 8 से 10 के बीच में जाकर हम स्लाइड बनाते हैं और उन स्लाइडों एक साइड पर 300 स्लाइड बनाते हैं। 300 स्लाइड में उनका फिर एग्जामिनेशन लैब में करते हैं, हम करते हैं और भी लोग सभी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यहाँ पर ऑफिस है, लैब है, वो भी करती है। तो 300 स्लाइडों में अगर 3 स्लाइडें भी पॉजिटिव आ जाती हैं तो हम मानते हैं कि अभी भी इन्फेक्शन यहाँ पर है और हम वहाँ पर दवाई खिलाते हैं। 300 स्लाइड में से अगर 3 से कम स्लाइड पॉजिटिव आई है तो हम मानते हैं कि अब यहाँ पर ट्रांसमिशन रुक गया है, अब यहाँ पर दवाई खिलाने की जरूरत नहीं। तो ये ऐसे तय करते हैं कि कैसे हम लोग कम हुए ब्लॉक्स में, जनपद कैसे कम हुए, ब्लॉक है किसी जनपद के मैक्सिमम जनपदों के 10 जनपद मान के चलिए, जब 24 जनपद थे तो यहाँ पर 14 जनपद आज की डेट में हैं, तो 10 जनपदों के सारे ब्लॉक पूरे जनपद जो है एक तरीके से इस स्टेज पर आ गए हैं कि वहां पर अब दवाई खिलाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि जो 14 जनपद बचे हुए हैं, 14 जनपदों में सिर्फ 45 ब्लॉक्स, तो ये बड़ा लिमिटेड एरिया है। तो ये जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस जनपद में कितने ब्लॉक्स हैं। जैसे अमेठी इस समय हमारे जनपद है, 14 जनपदों में है। अमेठी में हम 2 ब्लॉक में इस बार करेंगे, बलिया में 2 ब्लॉक हैं, बाराबंकी में 9 ब्लॉक हैं, चित्रकूट के 2 ब्लॉक हैं, बरेली के 3 ब्लॉक हैं, हमीरपुर के 2 ब्लॉक हैं, जालौन का 1 ब्लॉक है, जौनपुर का 1 ब्लॉक है, लखनऊ का भी 1, मोहनलाल गोसाईगंज ब्लॉक है, पीलीभीत के 2 हैं, शाहजहांपुर के 5 ब्लॉक हैं, सोनभद्र के 4 हैं, प्रयागराज के 5 और उन्नाव के 6 ब्लॉक। ठीक है, तो ये टोटल हम इस बार 45 ब्लॉक्स में ये MDA राउंड चलाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसमें हमारी टीम जो है घर घर जाती है। बिल्कुल ये मान के चलिए सभी लोगों ने अपने अभी अपने कार्यकाल में पोलियो के राउंड्स देखे होंगे। पोलियो की तर्ज पर हम लोग 2 व्यक्तियों की टीम बनाते हैं, जिसमें एक महिला एक पुरुष होते हैं और प्रत्येक घर में जाकर 1 साल से 2 साल के बीच के बच्चों को आधी गोली एल्बेंडाजोल की और उससे ऊपर की सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्ति पात्र हैं इसके लिए, सभी व्यक्तियों को फाइलेरिया की विरोधी दवाई, 2 दवाई वहां पर खिलाई जानी है तो 2 दवाई, 3 दवाई खिलाई जानी है तो 3 दवाई टीम अपने सामने खिलाती है। ये हमारा एक तरीके से स्ट्रेटजी है इस प्रोग्राम की। किसी को भी दवाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। अगर कोई व्यक्ति घर में सो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ये घर में ये कह के दवाई दे दें कि जब जगह तब खिला देना, ये नहीं। उसको जगा के हम दवाई खिलाएंगे या जब जगेगा तब हम दोबारा जाएंगे तब खिलाएंगे। मतलब इसमें ये 100% इंश्योरेंस करते हैं कि दवाई हमने खिला दी है। जो भी रिपोर्ट हमारे स्तर तक आती है बिल्कुल 100% श्योर करके आती है कि हमने दवाई ये खिला दी।
तो ये हमारा एक पहला चैलेंज रहता है कि कोई कहीं से भी दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और 100% लोगों को दवाई खिलाई जाए। दूसरा चैलेंज ये होता है कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। छूटे का मतलब ऐसा होता है जब हम घर तक जा रहे हैं, कोई घर, कोई नगला, कोई ऐसी साइट छूट ना जाए जहाँ पर ये प्रोग्राम चलना है और पता लगा कि उसमें कोई इस तरह का घुमंतु परिवार लोग आके बस गए हैं और वो छूट गए किसी तरीके से, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है जहाँ पर लेबर बाहर का आके काम कर रहा है, वो छूट गया। इस तरह की कोई भी चीजें जो हम लोग कोशिश करते हैं, कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी साइट छूटे नहीं। तीसरा चैलेंज इसमें आता है कि घर पे लोग मिलने के बावजूद कुछ लोग मना करते हैं, हम दवाई नहीं खाएंगे। मना करने के दो कारण होते हैं। एक तो वो कहते हैं कि हमको दूसरी बीमारियां हैं, उनकी दवाई खा रहे हैं। दूसरा वही बात कि मैं स्वस्थ हूं, मैंने आज तक दवाई नहीं खाई, मैं क्यों खाऊं, मुझे फाइलेरिया नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ, 5 साल और जिंदा रहना, अब नहीं होगा। तो इस तरह की ये भ्रांति है। ये भ्रांति जो है दूर करने के लिए मेरे तरफ से आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आपको बीमारी अभी तक नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर में उसके कीटाणु हो और आप दूसरों को इन्फेक्शन करने के लिए वो मच्छर आपको काट के दूसरी जगह पहुंचा रहा हो। बीमारी भी क्रिएट होने के लिए कि हमारे शरीर में फाइलेरिया कब होगा, इसका एक साइंटिफिक एक तरीके से स्टेटस है, क्राइटेरिया है कि मच्छर ने कम से कम इतने बार काटा हो, कम से कम इतने एडल्ट फॉर्म आपके शरीर में बन गए हो, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी स्टेटस क्या है, आप दूसरी प्रोटीन्स के रिएक्शन होने की क्या कैपेसिटी है, वो सब चीजें अलग अलग डिपेंड करता है किसको बीमारी होगी किसको नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन होने के बावजूद भी जिंदगी भर उनको कभी बीमारी नहीं हुई। तो ये खास तौर से इसीलिए हम लोग इसमें 100% लोगों को टारगेट करते हैं। 100% जहाँ की हम बात करते हैं कि 100% लोगों को टारगेट करके दवाई खिलाई है, वहाँ पर 3 एग्जेम्पशन भी हैं छोटे छोटे। एग्जेम्पशन जैसे हम बताते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चों को हम उसमें दवाई नहीं खिलाते। दूसरा, जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको हम दवाई नहीं खिलाते। तीसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको जो कोई गंभीर रूप से बीमार है, उसकी लाइफ को खतरा है या उसकी लिमिटेड समय की लाइफ है, उसको हम ये दवाई नहीं खिलाते। कारण भी स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को खिलाने से कभी कभी प्रोग्राम के ऊपर बुरा असर पड़ता है। उसके जीवन का अंत होने वाला था और उसको हमने फाइलेरिया की दवाई खिला दी और मैसेज पब्लिक में ये जाता है कि फाइलेरिया की दवाई खाने के बाद वो बेचारा चला गया। ठीक है, इस तरह का कोई प्रोग्राम पे बुरा असर न पड़े, इसलिए हम ये 3 एग्जेम्पशन करते हैं। दूसरा, एक सावधानी इसमें रखते हैं दवाई खिलाने के टाइम में, किसी को ये दवाई हम खाली पेट नहीं खाने देते हैं। उसका कारण नंबर ऑफ टैबलेट्स जो होती है काफी संख्या में होती है। जो एडल्ट जहाँ पर 3 ड्रग यूज करते हैं, वहां पर एडल्ट आदमी के लिए 8 गोलियां हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमें छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सप्लाई मतलब दवाई खिलानी पड़ती है। तो जो सप्लाई होती है हमारी बड़ी कम मिलीग्राम के हिसाब से, मतलब बच्चों की डोज के हिसाब से वो सप्लाई होती है। अगर बच्चों के हिसाब से सप्लाई हो रही है तो बड़े को खिलाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो 8 गोलियां तक एडल्ट के लिए हो जाती है। इसलिए हम कभी भी खाली पेट इस दवाई को खाने की भी सलाह नहीं देते। सावधानी रखते हैं कि जब भी टीम खिलाए तो उससे पूछ ले कि कम से कम खाना उसने खा लिया है, बच्चों को खिलाए या बड़ों को, किसी को भी। खाली पेट कभी कभी खा लेते हैं तो खास तौर से जैसे उल्टी आना, पेट में जलन पड़ना, चक्कर आना, इस तरह की चीजें कभी कभी हो जाती हैं। इसके अलावा ये कॉमनली देखने को, मतलब कॉमनली क्या, जो कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ लोग दवाई खाने के बाद उनके शरीर में खुजली, चकत्ते या इस तरह की कोई और फफोले, इस तरह की चीजें कभी कभी सामने आती हैं। उसका भी कारण स्पष्ट मैं करना चाहूंगा कि ऐसा सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में होता है जब उसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया पर्याप्त मात्रा में थे, एडल्ट फॉर्म पर्याप्त मात्रा में थे और दवाई खाने के बाद वो मरते हैं। कोई भी कीड़ा हम जब दवाई खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मरता है पहले, मरने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, वो नष्ट होता है। डिसइंटीग्रेशन में कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं उसके शरीर से जो मरा है, और कुछ हमारे शरीर से केमिकल्स निकलते हैं उसको खत्म करने के लिए। इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होता है तो इस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस हमको देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में। तो एक तरीके से माना जाए तो ये एक तरीके से शुभ संकेत होता है कि हमने सही समय पर दवाई खा ली, फाइलेरिया हमको बीमारी नहीं हो पाई
लेकिन हमारे शरीर में इन्फेक्शन मौजूद था, हम बच गए। ये भी एक तरीके से हाईलाइट करने की चीज है आप लोगों के माध्यम से कि ये इस तरह का अगर कोई संभव उसको शुभ संकेत माना जाए। इसके लिए पैनिक ना क्रिएट किया जाए, पैनिक ना क्रिएट किया जाए ये तो हम कहते हैं, लेकिन इसके लिए फिर भी हमने भरपूर सावधानी बरती है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 RRT टीमें बनाई, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स बनाते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स टीम में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ठीक इस तरह के लोग होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक पर 2 टीमें बनाते हैं। जितनी टीमें हमारी घर घर दवाई खिलाने जाती हैं उन टीमों के पास अपने रैपिड रिस्पॉन्स टीम का फोन नंबर भी होता है और वो प्रत्येक जो बैनर पोस्टर घरों पर लगाते हैं उसमें भी वो उस तरह के नंबर लिखे जाते हैं। तो प्रत्येक RRT टीम का नंबर हमारी जब इसके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टीम के पास होता है तो इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो उनको कॉल किया जाता है और ये हमारी RRT टीमें जो है मौके पर जाकर ऐसी समस्याओं का निस्तारण तत्काल करती हैं। निस्तारण में 2 ही काम होते हैं, एक तो एश्योरेंस होता है, हम उनको समझा दें, आश्वासन दे दें, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी जब खुजली जैसी समस्याएं होती हैं तो एंटी एलर्जिक जैसी चीजें भी कभी कभी हम देते हैं, ठीक है, देनी पड़ती है, उससे ठीक हो जाता है। दूसरा, हाँ, एक तो ये मतलब ये जो RRT टीम्स होती हैं इसके अलावा 108 की सुविधा जो इमरजेंसी वाली सुविधा है वो सभी के पास है। कभी भी कोई कॉल करके किसी भी अस्पताल में कहीं भी जा सकता है और मतलब इस तरह की समस्या से निपटा जा सकता है। अब रही बात जहां तक इस प्रोग्राम में हम क्या नया कर रहे हैं, देखिए प्रोग्राम पुराना है, सब जानते हैं। नया हमने पिछली बार भी एक इंटरवेंशन किया था। पिछली बार इंटरवेंशन किया था कि जैसे हमारी पिछले टीमों में 2 महिलाएं हुआ करती थी, तो हमने पिछले राउंड में अगस्त में एक महिला के साथ एक पुरुष भी रखा था। उसका उद्देश्य ये था कि पिछले जो राउंड हम करते थे उससे पहले वाले, उसमें डेटा जो निकल के आता था एनालाइज करते थे, दवाई ना खाने वाले अधिकतर लोग वो हुआ करते थे जो अपने घर पर मिलते नहीं थे। कारण था दिन में लोग अपने काम करने जाते थे और शाम को देर से लौटते थे। दोनों टीम में 2 महिलाएं होने के कारण उन लोगों को शाम के समय या रात में ट्रैक नहीं कर पाते थे, हम लोग पहुंचते नहीं थे वहां। उसको एक तरीके से एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने पिछली बार एक पुरुष मेंबर टीम में रखा था। उससे फायदा ये हुआ कि जो हमारा एब्सेंटी का परसेंटेज करीब 54-55% था वो घट के 30% के आसपास, मतलब 25% लोगों को हमने शाम की टीम में कवर किया एक तरीके से। तो इस बार भी वही हम इस फरवरी राउंड में भी हम, हालांकि जो फरवरी में जनपद है ये पहली बार ही है, इन जनपदों में भी हमने एक मेल वर्कर रखा है। दूसरा जो एक तरीके से नया इंटरवेंशन है वो ये है कि हम हर टीम का सुपरविजन हमने बिल्कुल निर्धारित किया है कि प्रत्येक टीम को ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई ना कोई अफसर जरूर देखेगा और इसका जो मॉनिटरिंग होगी वो जियो टैगिंग के साथ सॉफ्टवेयर पे होगी। अब तक हम लोग फॉर्मेट भर के मॉनिटरिंग करते थे, तो ये हम लोग अब जियो टैगिंग के साथ एक तो डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। ये 2 इंटरवेंशन हमारे इस बार के हैं। तीसरा, डेटा का हम लोगों ने ये रिपोर्टिंग पर्पस का है, रिपोर्टिंग पर्पस से डेटा जो है पोर्टल पे सॉफ्टवेयर पे भरा जाएगा। इस प्रोग्राम को हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा साहब 10 तारीख को हमारा जो है वर्चुअली लॉन्च कर रहे हैं। 9:30 बजे उनका वर्चुअल लॉन्च है जिसमें सारे जनपद 14 जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोग जुड़ेंगे और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप सबसे अपील करेंगे। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी जागरूकता की बात हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी को इस प्रोग्राम के बारे में पता है जो कि 10 फरवरी को हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। आप सभी लोग इतने जागरूक हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यूपी के पूरी जनता को जागरूक करेंगे, क्योंकि खुद जागरूक है। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि कोई भी राष्ट्र या कोई भी समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके जो 4 स्तंभ हैं जो हम लोग जानते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका
और प्रेस, खासकर प्रेस जब तक मजबूत नहीं होती है तो तब तक वो समाज या राष्ट्र उन्नति नहीं कर पाता है। मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जो ये बीमारी है फाइलेरिया, जिसको हम लोग लेमन टर्म में हाथी पांव भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको हम रोक तो सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर